अस्सलाम वालेकुम, आई एम सानिया एजाज। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, यानी कितनी बेस्ट प्रोसेसिंग उसकी हो रही है, कितना अच्छा वो समझा जा रहा है, उसकी आउटपुट कैसे आ रही है, उसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, उसकी आउटपुट पे उसके प्रोसेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ किस में आ रहा है? एफिशिएंसी में आ रहा है। अब एल्गोरिदम में एफिशिएंसी से क्या रिलेशन है? हमने चेक करना है हमारा एल्गोरिदम एफिशिएंट है कि नहीं। हमने देखा था हमारे पास क्या था, एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स बन सकते हैं। एल्गोरिदम हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। जैसे रेसिपी हर पर्सन की एक चीज़ को बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, इसी तरह एल्गोरिथम्स भी हमने बताया था बेस्ट एग्जांपल ही रेसिपी है, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब जब वो डिफरेंट हैं तो हम यहाँ पे इसकी अब कैसे बताएंगे कि इन सब में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है? तो दो तरीके हैं हम बता सकेंगे कि हमारे पास एल्गोरिथम कौन से वाला ज़्यादा एफिशिएंट है। तो उसमें पहला तरीका हमारे पास क्या है कि हम बताएं नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं उसमें। नंबर ऑफ स्टेप्स, मैंने आपको कहा था जितना छोटा एल्गोरिदम होगा उतना ज़्यादा इजी होगा। अगर वो इजी नहीं है, छोटा है, कॉम्प्लेक्स है, मगर वो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स पे आ रहा है तो इट्स एफिशिएंट। वो एफिशिएंट है यानी थोड़े से स्टेप में करके हम जल्दी से वो काम परफॉर्म करवा सकते हैं। जितने लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास होंगे, जितने लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास होंगे उतना हमारा प्रोग्राम क्या होगा? ज़्यादा एफिशिएंट होगा। दूसरा हमारे पास है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कि अब मैंने आपको बताया था हर हमारा प्रोग्राम जो है, हर हमारा एल्गोरिदम जो है उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है। पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं? कंप्यूटर के लिए उसका प्रोग्राम बनाते हैं। अब एल्गोरिदम से आगे हमने क्या बनाना है? कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना है। तो उसमें हम क्या करते हैं? हमने कंप्यूटर में हर जो चीज़ हमने एल्गोरिदम में रखी होती है, कंप्यूटर में एक मेमोरी ले रही होती है। हमारी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि कंप्यूटर के अंदर लेस से लेस मेमोरी जो है हमारा जो है प्रोग्राम यूज़ करे, ताकि और चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर में मेमोरी सेव रहे, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो इंक्रीज रहे, ज़्यादा रहे, कम ना हो, डिक्रीज ना हो। तो इससे क्या होगा? हमारा कंप्यूटर फास्ट मूव करेगा, फास्ट चलेगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगी। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की मेमोरी लेस रिक्वायर्ड है कि हम छोटी सी एग्जांपल के बिल्कुल थोड़ी सी मेमोरी यूज़ करें। तो अब स्पेस कंप्यूटर में मेमोरी कैसे यूज़ होती है? मैंने आपको बताया था हम वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स हम कोई डिक्लेयर करवाते हैं, कोई भी मैंने यूज़र से नंबर लेना है 3, तो इसके लिए मैं क्या करवाती हूँ? ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाती हूँ। जब मैं ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाती हूँ तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कहीं जाके एक पार्ट जो है एलोकेट हो जाता है। सपोज कर लें वो ये वाला पार्ट है, इसका नाम ए रख लेते हैं। तो ये जो ये पार्ट डिक्लेयर हो जाता है और यहाँ पे हम 30 सेव हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है? ये मेमोरी ले रही है। कोई भी साइज होगा, हो सकता है कि ये जो है हमारे पास 1 बाइट ले रही है। हम ये बस सारी जो है टर्म्स आगे पढ़ेंगे तो ये कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक साइज, ये साइज़ है इसका, वो साइज़ ले रहा है। तो ये इससे भी कम ले सकता है या इससे ज़्यादा ले सकता है। इसके अलावा जो हम अपने फॉर्मूलाज लिखते हैं, रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ रेक्टेंगल एरिया, तो इसके लिए भी यहाँ पे जाके कहीं पे एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो क्या है? ये कंप्यूटर में मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लेस साइज ऑफ मेमोरी यूज़ करें ताकि हमारा कंप्यूटर एफिशिएंट रहे। अगर हमारे पास क्या है, लेस मेमोरी यूज़ करेगा तो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा? एफिशिएंट होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स और मेमोरी में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी। यहाँ अगर हम कह देते हैं कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत छोटे हैं तो कंप्यूटर में मेमोरी भी बहुत छोटी यूज़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा डिपेंड कैसे कर रहा होता है? हमारी कॉम्प्लेक्सिटी पे, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है जो है हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स ना हो सिंपल, मगर उसके सिर्फ स्टेप्स ज़्यादा हैं तो कंप्यूटर में वो मेमोरी कम ले रही है।
इसके अलावा अगर हमारे पास हो सकता है साइज जो है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं बहुत थोड़े हैं मगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम की उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा कम थे मगर उसमें प्रोसेसिंग और लूप चलते हुए बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही थी। लेकिन जब हमने परसेंटेज वाली की थी उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा थे मगर वो ईजी था। हम एक ही स्टेप के अंदर हमने एक ही स्टेप को इफ़ एल्स को एक ही स्टेप कहा था, जबकि इसमें हमने हर A4 साइड पे डिफरेंट स्टेप्स लिखे थे। तो ये क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी। इसके नंबर ऑफ स्टेप्स तो कम थे मगर हो सकता है ये मेमोरी कंप्यूटर में मेमोरी ज़्यादा ले। तो ये इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करता कि कौन सी नंबर ऑफ साइज ज़्यादा होने से मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी या नंबर ऑफ साइज स्टेप्स कम होने से मेमोरी कम हो जाएगी, ये आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है। अब कंप्यूटर में स्टेप ज़्यादा हों और कॉम्प्लेक्स भी हो तो उसके लिए प्रोग्रामर हमारे पास जो भी होता है, हमारा जो भी प्रोग्रामर होता है जो कोड लिख रहा होता है वो खुद ही अपनी लॉजिक यूज़ कर लेता है और इसमें ट्रेड ऑफ कर लेता है कि उसने किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर ये दोनों ट्रू हो रहे हैं, हमारे साइज़ भी, नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम आ रहे हैं और हमारा साइज़ भी कम ले रहा है, तो आर एल्गोरिदम इज़ एफिशिएंट। हमारा एल्गोरिदम क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। 2 पॉइंट्स किए थे हमारे पास, क्या था, हमने फ्लो चार्ट किया और एल्गोरिदम किया। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, किस पॉइंट पे फ्लो चार्ट ज़्यादा यूज़फुल है, किस पॉइंट पे एल्गोरिदम ज़्यादा यूज़फुल है, दोनों में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। हम एक नई चीज़ तभी डेवलप करते हैं जब पुरानी चीज़ें मसला हो। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम हम ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है और किस टाइम पे कौन ज़्यादा यूज़ होता है, अब हम वो देखेंगे। यानी हम इस पार्ट पे क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। अब ये कैसे एक दूसरे से डिफर हैं, ये बिल्कुल मैं इसी तरह समझा सकती हूँ कि क्या है, हमारे पास हम एक स्टोरी सुन रहे हैं और उस स्टोरी के अलावा हम उसकी मूवी देख रहे हैं। आप मूवी भी उसी स्टोरी की देख रहे हैं और आप एक उसकी से स्टोरी सुन रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टोरी सुनते हुए आप उसकी पिक्चर फॉर्म इमेजिन कर रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। आप स्टोरी सुनते हुए ये सब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं मगर आपके पास उसकी प्रॉपर इमेज नहीं होती। लेकिन जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है, उसकी प्रॉपर इमेज आ रही होती है, उसकी प्रॉपर एक पिक्टोरियल फॉर्म होती है। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम एक ही डिफरेंस है। फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं मूवी है इस केस में, और एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, स्टोरी है। आपकी स्टोरी बुक क्या है, वो एक एल्गोरिदम है, और उसी स्टोरी बुक पे अगर मूवी बन गई है, कैरेक्टर्स आ गए हैं उसमें, तो वो हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स यूज कर लेते हैं, अपने प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए सिंबल्स के थ्रू बता देते हैं। और एल्गोरिदम में हमने लेमैन की लैंग्वेज में, एक नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में, जो कि उसे पढ़ के सॉल्व कर सकता है, हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसके लिए हमने एल्गोरिदम्स लिख दिए। अब फ्लो चार्ट जो है हमारे पास ज़्यादातर डिज़ाइनर्स बनाते हैं, हमने पहले भी बात की थी, और एल्गोरिदम जो होते हैं वो हमने अपने प्रोग्रामर के लिए लिखे होते हैं, जिसने आगे जो है हमारे पास उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फ्लो चार्ट जो है ज़्यादातर सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं, हर पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन एल्गोरिदम क्या है, हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। अब हम इसमें जो है पहले फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, बाद में एल्गोरिदम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोज क्या हैं। अब हम जब फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो क्या है, इजीली ड्रॉ हो जाता है। हमें उसके सिंबल्स पहले तो याद रखने पड़ते हैं कि उसके कौन कौन से सिंबल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स किसके लिए यूज़ होते हैं, तो ये सारे सिंबल्स हमें याद रखने पड़ते हैं। तो हम क्या, लेकिन अगर किसी को ये सिंबल्स आते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, इजीली उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करना इजी है। इसके अलावा अगर जो है इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है स्टेप बाय स्टेप, हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मैंने पहले भी बताया था, इसमें कहीं एरर आ रहा हो, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाते हुए हम जब उसको चेक कर रहे होते हैं, कहीं एरर आ रहा हो, तो ईजीली हम जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आइडेंटिफाई क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसी भी जो उसमें छोटी सी गलती हो रही होती है उसे हम एरर या बग कहते हैं। तो हम आइडेंटिफाई क्या कर लेते हैं, एरर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी। और इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, हमने अगर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है तो
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए कहाँ पे हमें रुकना है और चेक करना है, तो हम किसी भी एक पॉइंट पे रुक के उस पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि मैं ऊपर से आ रही हूँ, मैंने आगे वाला चेक नहीं किया, मैं इसी पॉइंट पे रुक के हर स्टेप को अलग-अलग चेक कर सकती हूँ। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो चेक कर सकते हैं। हमारे पास फ्लो क्या होता है वो डिटेक्ट हो रहा होता है और हम हर फ्लो के थ्रू हर स्टेप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फ्लो चार्ट के हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे, उसको पहले हमें उसकी प्रॉपर पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, उसकी सिंबल्स बनानी पड़ेंगी। अगर सिंबल्स कहीं गलत हो जाती है, पैरेललोग्राम की जगह मैं रेक्टेंगल बना देती हूँ, तो क्या है मेरा फ्लो चार्ट वहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या है, अपनी सिंबल्स को बनाते हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें क्या है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा अगर मेरे पास जो है प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स थी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाने जाऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जाएगा, वो 3, 4, 5 सफ़ों पे हमें बार बार कनेक्टर्स भी लगाने पड़ेंगे, तो लेंथी फ्लो चार्ट हमारे लिए बनाना मुश्किल होता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम का जो है फ्लो चार्ट बना लिया, बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट बन रहा था, बना दिया, लेकिन अब कहीं जाके उसके सेंटर में एक चेंज करना था, वहाँ पे मुझे जो है प्रोसेसिंग नई इनपुट देनी थी, तो उसके लिए मुझे अपना पूरा फ्लो चार्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। तो क्या है, जब अगर हमारे पास कुछ चेंज हो, कोई बीच में चेंज करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या होगा, दोबारा से अपना फ्लो चार्ट रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपको दोबारा से उतनी मेहनत करके दोबारा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं और इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस, अब इसके एडवांटेजेस में हमारे पास क्या है, हमने लिखना है, हमें कोई इसमें सिंबल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो भी नेचुरल लैंग्वेज है, आप स्पेनिश बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू इंग्लिश जिस मर्जी में लिख सकते हैं, लैंग्वेज बाउंड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, उससे ईजीली राइट कर सकते हैं। इट्स ईजी टू राइट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हम एल्गोरिदम्स में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हमने गो टू यूज़ जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए हैं। मैंने एक स्टेप्स ऐसे लिखने हैं, या मैंने एक स्टेप के जो है, मैंने जैसे इफ़ कंडीशन ऊपर लिख रही थी तो उसकी आउटपुट एक दफ़ा मैंने नीचे लिख दी थी, या मैंने उसकी आउटपुट कंडीशन के बाद उसके आगे लिख दी थी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये वेरी कर सकती हैं, ये हर पर्सन की अपनी जो है स्टाइल के मुताबिक वेरी कर सकते हैं। तो इसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो अंडरस्टैंडेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा इजी होती हैं, हर बंदा उन्हें अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, जब हम एल्गोरिदम की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर होते हैं, इसके एल्गोरिदम्स के थ्रू भी इजी है, फ्लो चार्ट के थ्रू भी इजी है। जिसे फ्लो चार्ट समझ आती है उसके लिए उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी है, और जिसे एल्गोरिदम्स जो है, एल्गोरिदम हर किसी के लिए समझना इजी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करना हमारे पास क्या है, इजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके एडवांटेजेस है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम क्या करेंगे, जब भी एल्गोरिदम लिखेंगे तो हमें हर स्टेप प्रिसाइसली लिखें या उसे एक्सप्लेन करें, मगर हमें वो समझ आना चाहिए। और अगर समझ आना चाहिए तो हमें उसे बताना पड़ता है कि कैसा हो रहा है। जैसे कि जब मैं फ्लो चार्ट में लिख रही थी तो मैं डायरेक्टली लिखती थी इफ़ जो है n1 mod n2 इज इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स के लिए एल्गोरिदम के अंदर मुझे पूरा इक्वल्स लिखना पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पे सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकती। तो ये चीज़ मेरे पास क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो अगर मैं फ्लो चार्ट लिखने बैठूँ तो इसको मॉडिफाई करने बैठूँ तो ये और ज़्यादा टाइम लेगी। तो एल्गोरिदम्स को मॉडिफाई करना क्या है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर अब हमने क्या करना है,
अगर हम फ्लो चार्ट में देखें, हमारे पास सिंबल्स होते हैं, हम उसके थ्रू फ्लो बता रहे होते हैं। अगर हमने स्टेप्स में बीच में गलती हो जाती है, मैंने 1 2 3 के बाद 4 लिखने की बजाय 5 लिख दिया, तो 4 स्टेप बीच में से मिसिंग हो गया, तो उस मिसिंग स्टेप के लिए मेरे पास क्या है, फ्लो समझना उसका मुश्किल है। जबकि मुझे अगर स्टेप्स ना लिखने पड़ते, सिंपल एरोज लिखने होते तो मुझे फ्लो समझना आसान होता। तो इसमें मेरे पास फ्लो नहीं होता, तो फ्लो ऑफ एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। ठीक, तो इसमें हम जो है फ्लो बहुत डिफ़िकल्टली हमें समझ आता है। इसके अलावा अब जब मैंने लूप फ्लो चार्ट में चलाने होते थे, मैं डायरेक्ट एरो पर ले जा रही थी, तो मुझे फ्लो के थ्रू पता चल जाता था ये लूप चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे गो टू यूज़ करनी पड़ती है, और गो टू मेरे पास जो है उसके आगे स्टेप लिखना पड़ता है और उसे प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है। अगर उस दौरान मेरे पास कोई एरर आ जाए तो उसको एरर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा हमारे पास एल्गोरिदम में एरर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सिंबल्स नहीं होती, प्रॉपर जो है सिर्फ इक्वेशंस नहीं लिखी होती, इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं ओवरऑल भी एरर फाइंड करना मुश्किल है, और अगर गो टू वाला सिचुएशन आ जाए तो उसमें ज़्यादा मुश्किल है। तो एरर फाइंड करना इसमें क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास क्या थे, अब एल्गोरिदम्स के और फ्लो चार्ट के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लिए हैं। अब हम जो है इसमें हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली वाइंड अप हो गया है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें, आपकी की जो भी क्यूरी होगी हम उसे नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको आंसर करेंगे। थैंक यू।